तो बेटा जी आज हम चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे। चैप्टर 2 जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, फ्रॉम सेक्शन 3 से लेके 22 और रेड विद उसके रूल्स द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। इस चैप्टर को हैंड रिटन अगर मैं अफेक्टिव पेजेस का हूं कि जो सचमुच आपको याद करने वाले हैं, क्योंकि सारी नॉलेज के साथ भी भरे हुए पेज वो भी दिए हैं। 14 पेजेस का ये चैप्टर मेरी तरफ से आपको बनता है। 14 पेज ही सिर्फ आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो जो बच्चे अपने नोट्स ऑब्वियसली अपने हाथों से लिखते हैं, कुछ प्लस माइनस हो तो रिवीजन के साथ उसे भी आप कंसीडर कर लीजिएगा। याद कीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने कहा था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इसे स्प्लिट करेंगे कितनी कैटेगरीज में, 4। एक हिस्सा हमने इनकॉर्पोरेशन का लिया था, जहां पे बात करी सेक्शन 3 की, 7 की, 9 की एंड 10 का एक। देन इंसिडेंटल मैटर में 2 कागज थे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जिसके ऊपर 4, 5, 6, 10 और मोटा मोटा कह लीजिए 12 से 17 तक था, राइट। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर 3 सेक्शन आ जाते हैं, 20 से 22। इसके बाद थोड़ा हम मिसलेनियस कह देते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी अगर आप याद करें तो मैंने उसे चैप्टर 1 के साथ ही टाइप्स ऑफ कंपनी में आपको करवा दिया था, तो मैं उसकी रिवीजन यहां नहीं करवाऊंगा। और फिर उसी में याद कीजिएगा सेक्शन 18 भी हमने चैप्टर 1 के साथ कर लिया था, क्योंकि वहां हम ओपीसी का कन्वर्जन भी कर रहे थे। और चैप्टर 1 में ही हमने सब्सिडरी कंपनी 2 का IT7 पढ़ा था। उसी के साथ रेड विद हमने ये सेक्शन 19 कर लिया था कि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकती। तो ये मिसलेनियस वाला हिस्सा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी रिवीजन मैं यहां नहीं करवाऊंगा। नो डाउट आपने इस चैप्टर में देखा बहुत सारे डेफिनेशंस भी हमने करी, और उसको अगर एक विंडो में हम लेते हैं तो नॉर्मली मैं कहता हूं कौन से वाली डेफिनेशन, ऑफिसर्स वाली, ये सारी हमने पढ़ी। बाकी इसके अलावा भी डेफिनेशन थी, नेचुरल है वो ऑल्ट्रेशन के ऊपर थी, आर्टिकल की थी, मेमोरेंडम की थी, ट्राइब्यूनल की थी, बट मेनली ये कंटेंट था ऑफिसर्स वाला। तो मैं इसको भी इस रिवीजन से थोड़ा आउट ही रखूंगा, क्योंकि मेनली चैप्टर 2 के ही सेक्शन की हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, कंपनी बनानी होती है तो एक तरीका होता है वॉलेंट्री, एक होता है कंपल्सरी। उसके ऊपर एक सेक्शन आता है, जस्ट फॉर नॉलेज है, 464, लेकिन अपने कोर्स में नहीं है, ऑलराइट। अब सबसे पहले ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो आप बच्चों को उसकी क्या याद हो जानी चाहिए, एक कोड की सारे सेक्शंस, क्योंकि मैं कहता हूं सेक्शन आपकी टिप्स पे हो। लॉ का सब्जेक्ट है, बिना सेक्शन के क्या मजा। तो आपने देखा सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो इसलिए मैं कहता हूं कोड की या निमोनिक्स जिसे आप कह सकते हैं, तो F से क्या ले लीजिए यहां, फादर। देन आपने देखा सेक्शन 4 में क्या आया, मेमोरेंडम, 5 में क्या आया, आर्टिकल्स, और 6 अगर आप याद करें तो हमने कहा था एक्ट का मेमोरेंडम और आर्टिकल के ऊपर क्या होगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो मेमोरेंडम, आर्टिकल, एक्ट, तो यहां कोड की क्या बन गई, मां। ये उसके साथ मैंने हिंदी में बड़ी भी लिखा क्योंकि 2 ए आ रहे हैं। देन 7 में याद कीजिएगा हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर, तो ये आई से। 8 में हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पस कंपनी, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा क्या था, डिफरेंट था, तो वहां पे भी इनकॉर्पोरेशन हो रही, दोनों में आई हो गया। 9 में हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन के इफेक्ट्स क्या होंगे, कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी, सब्सक्राइबर मेंबर बन जाएंगे, और 10 में था इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, कि वो बाइंडिंग फोर्स, राइट। तो दोनों में ही आप वर्ड लेके चलें तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ई, तो एक कोड की बन जाती है फादर, मां, और यहां तक अगर आप लेके चले तो क्या हुआ, मां, आई, फादर, मां, आई, अगर आप बिल्कुल सेक्शनों को तरीके से याद रखना चाहें। सेक्शन 11 आप जानते हैं ऑमिट हो चुका है, उसकी जगह क्या था, 10 का ए, कि बिजनेस आप कमेंस नहीं कर पाएंगे जब तक डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन ना दे ले, याद आ गया।
तो इसलिए इसे हम कहेंगे वो आपका बी से बिजनेस करना, और इसी में हमने पढ़ा था आप बोरिंग भी नहीं कर पाएंगे, जहां हमने पढ़ा था 180 दिन में वो डिक्लेरेशन कि सब्सक्राइबर ने पैसा दे दिया है और 30 दिन में आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन किया। तो यहां 10 का ए, क्योंकि 11 तो है नहीं, तो मेन वर्ड क्या आ गया, बी से बिजनेस। देन देखिए 12 में क्या था, रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां याद हो आपको वैसे भी सबसेक्शन के साथ किए थे, एक एक टका के 9 सबसेक्शन किए थे। तो 12 तो आरओ के नाम पे। 13 और 14 आपको याद होगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की क्या थी, ऑल्ट्रेशन। बस उसमें थोड़ा वो ध्यान रखना था, कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड सेक्शन 61 एंड 64, राइट। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी मेमोरेंडम और आर्टिकल है, तो गौर से कोड की देखना, फादर माँ आई, बेटा कहां, तो आपने कहा बिजनेस के आरओ में, बिजनेस के आरओ में कौन आई, माँ आई। लेकिन आगे देखो फिर से क्या आ गई, एक माँ, अब की बार माँ छोटी है, अरे आप देख रहे हो, तो हमने कोड की क्या बनाई, फादर माँ आई, कौन सी माँ आई, पापा ने कहा बड़े वाली आई, और पापा रजिस्टर्ड ऑफिस में किसके साथ थे, शरारती है पापा थोड़े, क्लियर है, कोड की ठीक लग रही है। चलो आगे चलते हैं। 15 में याद करना, जब हमने कहा था मेमोरेंडम अल्ट्रेशन और आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन हो जाती है तो आपने उसको नोटेड करना होता है, अपडेट करना होता है, याद है, राइट। तो एक तरह से आप यहां पे पापा को क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ओके है। 16 याद कीजिएगा, हमने कहा था वैसे सेक्शन 4 के 2 में नाम रिजेंबलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो रिजेंबलिंग हो जाता है तो 16 में हमने कहा था रेक्टिफिकेशन। तो यहां मैंने कोड की क्या उठाई है कि आप पापा को कह रहे हो बंदे बन जाओ, रेक्टिफाई कर लो, आ गई है बड़ी मां, राइट। और 17 में आप याद कीजिए क्या था, मेंबर का हक था मेमोरेंडम आर्टिकल की क्या मांगना, कॉपी। तो अपडेट कर रहे हो कि वो रेक्टिफाई हो जाएं, क्योंकि बड़ी माँ का यहाँ क्या है, राइट है। और 18 में क्या था, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, और हमारे पापा कन्वर्जन करने के चक्कर में आए हुए हैं, समझ गए। धर्मेंद्र ने भी जब सेकंड शादी करी थी हेमा मालिनी से, तो उन्होंने धर्म चेंज करके करी थी, जस्ट फॉर योर नॉलेज, राइट। तो हमारे पापा भी कुछ गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो 19 में क्या था, होल्डिंग सब्सिडरी को शेयर अलॉट नहीं करेगी या सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं लेगी। जैसे सिंपल डायलॉग में ही कहता हूं, होल्डिंग एक बार बन गई तो वो बाप है, वो बाप ही रहेगा। और यहां हमारे पापा सेकंड बार हस्बैंड बनने के चक्कर में चल रहे हैं, आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक। देन आखिरी 3 सेक्शन तो किस पे थे, कागजों पे थे। तो याद कीजिए सेक्शन 20 क्या था, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। मेंबर अगर भेजेगा कंपनी को तो 5 तरीके थे, कंपनी भेजेगी तो 7 तरीके थे। तो यहां एक तरह से क्या लिखा है, कोड की मैं बना के दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि बड़ी माँ आ गई है तो अब वो पापा की क्या करने वाली है, सर्विस करनी पड़ेगी, पापा बिगड़ गए हैं, राइट। और 21 में क्या था, ऑथेंटिकेशन, साइन वाला, याद आ गया, ऑफिसर केएमपी एम्प्लॉय का, इफ ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। तो नेचुरल है बड़ी माँ ही आके ऑथेंटिकेट करेगी, राइट। और 22 में क्या था, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या अटॉर्नी आप अपॉइंट कर रहे थे, राइट। तो नेचुरल है अगर पापा बंदे नहीं बनेंगे तो मम्मी क्या लेके आएगी, अपना अटॉर्नी, बोले तो वकील। अब कोड की को एक बार दोबारा टिकाओ कि सेक्शन आपको टिके। फादर माँ आई, कहा, बिजनेस के आरओ में। पापा किसके साथ थे, छोटी माँ के साथ थे। हमने बता के उनको क्या किया कि अभी भी वो बंदे बन जाएं, रेक्टिफाई कर लें, क्योंकि राइट है बड़ी माँ का और पापा है कन्वर्जन के चक्कर में, दोबारा से हस्बैंड बनने के चक्कर में। इसलिए बड़ी माँ उनकी क्या करेगी, सर्विस करके ऑथेंटिकेट करवा देगी, किससे, अटॉर्नी से। अब थोड़ा सा सोच के देखो क्या इस तरह से हमें ये सेक्शन याद हो सकते हैं। एक चलिए, तो सेक्शन 3 से 22 था, फादर माँ आई, यहां तक याद रखिए 10 हो जाते हैं। कितने सेक्शन हो जाते हैं, 10। सेक्शन 3 में एफ से क्या था, फॉर्मेशन। देन 4 में माँ, 4 में मेमोरेंडम, 5 में आर्टिकल, 6 में एक्ट का ओवरराइडिंग फैक्ट। ये हो गया फादर
माँ। अब क्या होगा? IIEE, साथ में आई से इनकॉर्पोरेशन, 8 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ई से 9 में इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 10 में ई से इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। क्या टिक गया? 11 की बजाय क्या लगाना है? 10 का ए। तो क्या था यहाँ वो बिजनेस अगर कमेंट्स करना है, क्योंकि कोड की हमारी थी बिजनेस के आरओ में छोटी माँ आई, राइट। तो 12 आरओ हो गया, फिर छोटी माँ 13 में क्या आया? मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन, 14 में आर्टिकल की ऑल्ट्रेशन, 15 में आपने पापा को ये बता के क्या किया? अपडेट। 16 में क्यों अपडेट किया? वो रेक्टिफाई कर ले। 17 में क्यों ऐसा किया? क्योंकि हक है भाई, राइट है। 18 में पापा कन्वर्जन के चक्कर में है। 19 में होल्डिंग वाला हस्बैंड बनने के चक्कर में है। अब बड़ी माँ उनकी क्या करेगी? 20 में सर्विस करेगी और उसके बाद ऑथेंटिकेट करके अटॉर्नी को हाँ। अब सोच के देखो, क्या हम पूरे कंपनीज एक्ट के हर चैप्टर के इस तरह से सारे सेक्शन में आपको याद करवा दूंगा तो इजी रहेगा या नहीं? राइट। तो आइए कहानी को बढ़ाते हैं। देखिए बहुत सारे कुछ पेजेस तो यहाँ नॉलेज वाले भी बहुत ऐड ऑन हो गए थे, क्योंकि सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रमोटर। तो हमने कहा था ही इज द ब्रेन सोल बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, राइट। उसने सारे क्या लिए हैं? पेन एफर्ट्स लिए हैं। ये कोई प्रोफेशनल नहीं होता है, राइट। और बड़ा प्यारा हमने एक केस किया था जो जरूर याद रखना आपने, लेगुनस नाइट्रेट वर्सेस लेगुनस सिंडिकेट की प्रमोटर जरूरी नहीं है शुरू से हो। अगर बाद में भी किसी ने कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड की है तो ये स्टेटस सब्सिक्वेंटली भी मिल सकता है। मेन था डेफिनेशन 2 का 69 में, मीन्स में जहां कोड की दी थी मैंने आपको NCA, एन से जिसका नाम लिखा है प्रोस्पेक्टस में अंडर सेक्शन 26, एनुअल रिटर्न में 92, सी से जिसके पास क्या है? कंट्रोल ओवर द अफेयर्स है कंपनी, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, एज शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है या अदरवाइज है, या जिसके इशारों पे कंपनी का बोर्ड नाचता है। इन हुज एड, ए फॉर एडवाइस, आई फॉर इंस्ट्रक्शन, डी फॉर डायरेक्शन, द BOD ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। लेकिन यहां प्रोविजो थी, तो प्रोविजो क्या थी? इफ सच पर्सन एक्ट्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। क्लियर। तो हमने जब उसकी पोजीशन की बात करी तो ड्यूटीज एंड राइट्स की बात करी, तो मैंने कहा क्या वो एक तरह से कंपनी का एजेंट है? तो मैंने कहा था अभी कंपनी तो बनी नहीं है तो नहीं हो सकता। क्या वो कंपनी का ट्रस्टी है? तो विश्वास का रिश्ता। तो हमने कहा था एक तरह से ही स्टैंड्स इन अ क्वासी, लगभग वैसी ही पोजीशन में, राइट। विश्वास का रिश्ता है फिड्यूशियरी कैपेसिटी, जो कि हेल्ड किया गया था इन द केस ऑफ एरलैंगर वर्सेस न्यू सॉम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी, जिसका मतलब है आप कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, कुछ भी आप कमा रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एज सच आपके कोई राइट्स नहीं होते हैं। रेम्यूनरेशन वगैरह कंपनी देना चाहे तो किससे दे सकती है? आर्टिकल से, किसी भी तरीके से लमसम या शेयर्स के द्वारा दिया जा सकता है। देयर आफ्टर जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से रिवीजन दूं ना? इज दैट ओके? जो हैंड रिटन जैसे आपके नोट्स उसी ऑर्डर में जा रहा हूं। तो हमने यहाँ पे इस पेज पे ये भी नॉलेज वाला था एक तरह से। मेमोरेंडम और आर्टिकल के हमने क्या पढ़े? यहाँ डिफरेंसेस पढ़े। 2 का 56 में मेमोरेंडम था, मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। आर्टिकल वाला सेम था 2 का 5, बस यहाँ पे वर्ड क्या लगा देंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली हमने कहा था मेमोरेंडम को याद रखें, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगाया शेयर होल्डर, उनको पता चलता है कहां उनका पैसा लगेगा, और आउटसाइडर क्रेडिटर को पता चलती है कंपनी की स्कोप, एंटरप्राइज रेंज कह लीजिए। आर्टिकल्स हमने कहा था मेमोरेंडम के मुकाबले क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट होते हैं, जिसका मतलब ये है अगर कोई चीज, ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज अल्ट्रा वायर्स है तो पहली बात है अगर वो बियॉन्ड है, पहली बात तो हमने सेक्शन 6 पढ़ते हैं कि एक्ट तो सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम है।
तो इसलिए एक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो दैट मीन्स अगर कोई चीज अल्ट्रा वॉइड्स है मेमोरेंडम में तो वो वॉइड होगी, आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आर्टिकल्स के क्या है, बियॉन्ड है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं मेंबर्स क्या पास करते हुए, रेजोल्यूशन। बस कंडीशन यही है वो बियॉन्ड ना हो किसके, ठीक है। सो इसलिए मेमोरेंडम क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड, जबकि आर्टिकल क्या डिफाइन करते हैं, मेंबर्स का रिश्ता कंपनी के साथ एंड एक दूसरे के साथ। देखिए मेमोरेंडम में बेसिकली आती हैं 6 क्लॉजेस, जिसकी कोड की मैंने दी थी आपको, NROLC, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल क्लॉज। और अगर आप ओपीसी हैं तो 4 का 1 का F में सक्सेशन क्लॉज। जबकि सेक्शन 5 अगर आप याद करें तो मैंने कहा था सेक्शन 5 में 8 सब सेक्शन आते हैं। आप 3 याद रखना, 3, 4, 5 जो मैंने कहा था इंट्रेंचमेंट पे आते हैं। बाकी तो सिंपल था, आर्टिकल्स में क्या होती है, रेगुलेशन होती है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जितने भी सब सेक्शन इनमें ये लिखा है कि आप चाहो तो मॉडल आर्टिकल्स अडॉप्ट कर लो, जो कि कहाँ है, शेड्यूल 1 में है। आप चाहो तो उसमें कुछ क्या कर लो, इंक्लूड, एक्सक्लूड, मॉडिफाई कुछ भी कर लो, राइट। और इसलिए इनकी ड्राफ्टिंग एज पर सेक्शन 4 का 6 कहता है, एज पर क्या होती है, शेड्यूल 1, जहां हमने टेबल्स पढ़े थे ए से लेकर के कहां तक, देखिए ए से ई तक जो आपके टेबल हैं वो मेमोरेंडम के ऊपर आते हैं, राइट। और आर्टिकल वाले कहां आ जाते हैं, एफ से लेके जे तक, जो मैंने कहा था मेनली याद रखना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ए से मेमोरेंडम, एफ से आर्टिकल। और ये बिल्कुल ऑर्डर में थे, यहां बस ऑर्डर आपका क्या कर दिया था मैंने, स्प्लिट। और वो क्योंकि इस तरह से लिखा था, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो लगभग ये पेज भी सच नॉलेज वाला ही है। तो आपको ये देखना चाहिए जब आप रिवाइज करते हैं, यार नंबर ऑफ पेजेस में से देखो, कुछ पेज तो क्या है, जस्ट मैंने क्या करने हैं, रीड करने हैं कि भाई इसमें से तो कुछ था ही नहीं मेरे को याद करने वाला। अब यहां कॉमन प्रोविजन में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि मेमोरेंडम आर्टिकल के ऊपर साइन कौन करेगा। तो ये रूल नंबर 13 जरूर आपको आना चाहिए। पहली बात ये पता होना चाहिए, मेमोरेंडम आर्टिकल प्रिंटेड होते हैं, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिवली क्या होते हैं, नंबर्ड। अब साइन कौन करेगा, 13 का ए कहता है कौन साइन करेगा, विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डिस्क्रिप्शन, साथ में लिखा होता है नंबर ऑफ शेयर्स दे एग्री टू सब्सक्राइब। और साथ में साइन किए जाते हैं किसके साथ, एक विटनेस जो है वो अटेस्ट करता है। बी में है, अगर सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो उसका थंब इंप्रेशन लगेगा, और स्वाभाविक है कोई और एक आदमी उसके बिहाफ पे क्या करेगा, साइन करेगा। अगर सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो मैंने कहा था यहां आंसर सेम है, सेक्शन 21 जैसा आ जाएगा। कोड की बना दी थी आपके लिए, डोई, डी से डायरेक्टर, ओ से ऑफिसर, ई से एम्प्लॉई, राइट, इफ ऑथोराइज बाय व्हाट, बोर्ड। और एक मैथमेटिकल फार्मूला जो मैंने कहा था कभी गलती मत कीजिए, वो कौन सा था, ऑफिसर का फार्मूला इज इक्वल टू डी प्लस के एम डी, ये कभी ना भूलें। अगर सब्सक्राइबर एलएलपी है तो ध्यान रहे साइन कौन करेगा, अ पार्टनर करेगा, कोई भी एक पार्टनर। लेकिन उससे पहले क्या होगा, पार्टनर्स अपनी मीटिंग में सारे के सारे पार्टनर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। देन था, अगर सब्सक्राइबर फॉरेन नेशनल है, रिजाइडिंग कहां है, आउटसाइड इंडिया, तो हमने कहा था अटेस्टेशन किससे करवाना है, नोटरी से, उसका नेम, एड्रेस, आइडेंटिटी। लेकिन अगर वो नहीं है, कहां से, कॉमनवेल्थ कंट्री जहां पे अंग्रेजों ने राज किया था, या आप नहीं है, नॉट पार्टी टू हेग अपोस्टाइल कन्वेंशन 1961, जहां पे कुछ कंट्रीज मेंबर नेशन ने मिलकर तय कर लिया कि इस तरह से ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। तो कहता है ऑथेंटिकेशन किससे करवाएंगे, फ्रॉम डिप्लोमेट और काउंसलर ऑफिस। और अगर सब्सक्राइबर फॉरेन नेशनल है और भारत में कंपनी बनाना चाहता है, उसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड बिजनेस वीजा। लेकिन जरूरत नहीं है अगर आप कौन है, अगर आप हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये वाली जो चीज थी ये एग्जैक्टली आपको याद करनी पड़ेगी, चाहे पर्सन डायरेक्ट हो चाहे एमसीक्यू हो, यू हैव टू लर्न इट। इसके बाद भी कॉमन प्रोविजन, जैसे हमारा सेक्शन 17 आ गया, ये मेंबर का राइट था, अगेंस्ट कंपनी था, वो मांग सकता है क्या, 4 चीजें,
पहली बात मेमोरेंडम आर्टिकल तो है ही, तीसरा क्या था, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स विच आर रेफर्ड अंडर सेक्शन 117 बट नॉट एम्बॉडेड इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अगर वो मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं है जो 117 में रेफर्ड है, आप कंपनी को रिक्वेस्ट देंगे, 7 दिन में आपको मिल जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ेगी, वरना पेनल्टी है कंपनी एंड वो आईडी पे। ये पेनल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यही आपने बहुत जगह रिपीट टेलीकास्ट में देखी, सेक्शन 12 में भी देखी, 10 का ई में भी देखी। तो 1000 रुपये पर डे था और 1000 करते करते मैक्सिमम 1 लाख था। 15 में ये था मेमोरेंडम और आर्टिकल में अगर ऑल्ट्रेशन हो जाती है तो वो ऑल्ट्रेशन आपने नोट डाउन करना है, अपडेट करना है हर कॉपी में, वरना वही कंपनी एंड ओआईडी पे पेनल्टी थी 1000 रुपये पर कॉपी अगर बिना ऑल्ट्रेशन के वो आपने इशू करी है। सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट था जहां हमने काफी टेक्निकल वर्ड सीखे थे। पहले तो यही था एक्ट टू ओवरराइड व्हाट, मेमोरेंडम आर्टिकल एटसेट्रा एटसेट्रा, इसलिए वो सेक्शन 17 पहले पढ़ा था, यहां पे भी वही चीजें आ गई थी, मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन। थोड़ा रेजोल्यूशन की इन्होंने डिटेल भी बता दी थी, चाहे वो जनरल मीटिंग के हो चाहे बोर्ड मीटिंग के हो। और ओवरराइड नहीं भी करेगा अगर किसी सेक्शन में साफ लिखा है, तो इसलिए ओपनिंग वर्ड क्या थे, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। और इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कॉन्ट्रेरी, इन चारों में। और अगर इस तरह से कुछ हो भी जाता है तो विच इज रेपुग्नेंट टू एक्ट शेल बी वॉट वॉइड। सो कोई भी ऐसी प्रोविजन अगर आ भी जाए मेमोरेंडम आर्टिकल एटसेट्रा में जो कि एक्ट के क्या है, रेपुग्नेंट का मतलब बताया था अगेंस्ट है, तो क्या बन जाएगी, वॉइड बन जाएगी। इसके बाद हमने आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन पे पढ़ा था, जहां हमने कहा मेन सेक्शन 14 आता है और उससे साथ में स्टडी मैट में केस भी दिया है एंड्रयूज वर्सेस गैस मीटर कंपनी कि आर्टिकल ऑल्टर करना, क्योंकि लॉ ने साफ ही सेक्शन नंबर 14 में कहा है कि आप जनरल मीटिंग में किससे चेंज कर सकते हैं, एसआर से। इसलिए ये कंपनी का जन्मसिद्ध अधिकार है और ये केस क्या बोलता है, कंपनी कांट डिप्राइव इटसेल्फ ऑफ सच पावर, मतलब ये पावर आपकी है, आपकी रहेगी। और सेक्शन नंबर 14 साथ में क्या कहता है, अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में, तो एसआर तो चाहिए ही चाहिए, और ये एसआर बाय पोस्टल बैलेट होता है, इस पर सेक्शन 110 रेड विद हमने किया था। लेकिन अगर आप पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हैं तो आपको साथ में अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिन्होंने डेलीगेट किसको कर रखी है, आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को। और साथ में ये जो एसआर है, ये सीजीआरडी की अप्रूवल है, इन सब की फाइलिंग आपने आरओसी को फॉर्म नंबर INC 27 15 दिन के भीतर विद फीस और साथ में प्रिंटेड कॉपी ऑल्टर्ड आर्टिकल्स की लगा के फाइलिंग करनी है। और ऑल्ट्रेशन अगर आपने कर ली है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब एक्ट का कंप्लायंस करते हुए, तो हम उसे वैलिड मानेंगे एज इफ जैसे कि ओरिजिनली कहां थी आर्टिकल्स में। लेकिन एक साथ में था पब्लिक कंपनी से प्राइवेट बना रहे हो, तो एसआर के साथ आरडी का अप्रूवल आया है, साथ में हमें रेड विद यहां क्या पढ़ रहा है, रूल नंबर 41, राइट। तो इसमें हमने कहा था आरडी से जब अप्रूवल लेनी है 60 दिन में लेंगे, एक फॉर्म भरेंगे आरडी का 1, फीस तो लगेगी, और उसके साथ डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या अटैच करके देने हैं। एक डिक्लेरेशन देगा केएमपी कि हमने सारे कंप्लायंसेस कर दिए हैं, और साथ में जो ऑल्ट्रेशन आप करना चाहते हैं उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी लगा के देंगे। तीसरा, आपने जनरल मीटिंग जिसमें एसआर पास किया है उस मीटिंग के क्या बने होंगे, मिनट्स, उसकी कॉपी भी लगा के देंगे। प्रॉपर वोट्स की डिटेल, कितने वोट्स इन फेवर थे और कितने क्या थे अगेंस्ट, और अगेंस्ट थे तो उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर के नाम के साथ। साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन की भी कॉपी, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी और को अपने बिहाफ पे क्या दे रखी है, पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसका मतलब है ऑथराइज किया है कि वो लोग उनके बिहाफ पे क्या करेंगे, आरडी के पास फॉर्म फाइल करेंगे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पुरानी हो सकती है, 30 दिन, उससे ज्यादा पुरानी ना हो। तो ये थोड़ा एक टेक्निकल हिस्सा 30 दिन वाला कह लीजिए, आपको याद करना पड़ता है यहां पे। देयर आफ्टर आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, जो मैंने कहा था 3 सबसेक्शन, पक्का याद रखिए, सबसेक्शन 3, 4 एंड 5। तो पहली बात, सिंपल इंट्रेंचमेंट का मतलब ही क्या है, टू प्रोटेक्ट समथिंग, जिसका मतलब है, वैसे तो हम जानते हैं आर्टिकल्स सेक्शन 14 में एसआर से ऑल्टर हो सकते हैं, बट बाय इंसर्टिंग दिस प्रोविजन
आपने क्या बना दिया, एक टफ प्रोसीजर बना दिया ऑल्टर करने का कंपेयर टू एसआर। तो सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि आप आर्टिकल्स के अंदर डाल सकते हैं कोई स्पेसिफाइड प्रोविजन कि भैया उसको ऑल्टर करना है, तो एक मोर टफ या कह लीजिए रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर या कंडीशंस का कंप्लायंस करना होगा कंपेयर टू व्हाट एसआर। तो 5 का 3 ने तो बस मीनिंग दिया है कि एक टफ प्रोसीजर कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स के लिए। सब सेक्शन 4 ने क्या कहा, ये प्रोविजन कब इंसर्ट करेंगे, या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे कर लीजिए या आप आर्टिकल्स को बाद में मतलब कंपनी बन चुकी है अमेंड करके कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको कंसेंट किसकी चाहिए, सारे के सारे मेंबर्स की। पब्लिक कंपनी है तो किससे काम चल सकता है, एसआर से। इसके बाद आरओसी के पास आपने फाइलिंग करनी है। तो देखिए यहां पे डिटेल में थोड़ा कहें तो रूल नंबर 10 ये कहता है, अगर फॉर्मेशन पे है तो फॉर्म हम सारे जानते हैं आईएनसी का कौन सा होता है 32, उसी के साथ चला जाएगा। और अगर बाद में हुई है ये वाला सिचुएशन हुई है तो क्योंकि पब्लिक कंपनी में क्या लगता है एसआर, तो वैसे भी एसआर से रिलेटेड मैंने सेक्शन 117 आपको बताया भी था, वो बताता है कौन सा फॉर्म एमजीटी 14 और टाइम पीरियड भी कितना है 30 दिन के भीतर। और इंट्रेंचमेंट पे बढ़िया आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक तो वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पैसा दिया आपको, वो कंडीशन डाल सकता है फर्दर बोरिंग्स मेरी अप्रूवल के बिना नहीं होंगी, या हो सकता है किसी डायरेक्टर को आप डायरेक्टर बनाना चाहते हो फॉर लाइफ, तो आपने कहा उसको हटाना है तो 75% एसआर नहीं बल्कि किसकी अप्रूवल चाहिए, मे बी 95% की। इसके बाद हमने इनकॉर्पोरेशन पढ़ना स्टार्ट किया, तो उससे रिलेटेड ध्यान क्या रखना है, सेक्शन 3 को रेड विद हम 7 करेंगे और यहां हमने सेक्शन 3 का 1 पढ़ा था, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 का 2 अगर आपको याद हो 3 का 2 तो हमने ऑलरेडी कहां कर लिया था, ओपीसी से रिलेटेड कर लिया था। और वहीं हमने पढ़ा था अगर ओपीसी में सक्सेशन क्लॉज की ऑल्ट्रेशन होती है, नॉमिनी चेंज होता है, तो हम उसे मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ 3 का 1 पढ़े थे, जहां हमने पढ़ा था 5 बातें। पहला, कंपनी में बी फाउंड फॉर लॉफुल पर्पस, जो मैंने कहा था यहाँ मे को आप शेल पढ़िए, बाय 7 to 1 persons डिपेंडिंग अपॉन पब्लिक प्राइवेट ओपीसी। और ये लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे देयर नेम टू मेमोरेंडम आर्टिकल, और यही साइनिंग के ऊपर हमने पढ़ लिया था रूल नंबर 13। और इनको क्या करने हैं, कॉम्प्लायंसेस ऑफ एक्ट करने हैं, जो सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। कौन सी कंपनी ये बनाएंगे, विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप आईएफएससी कंपनी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, तो वो सिर्फ कौन सी बन सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि सेक्शन 3 में आया था इतने लोग मिनिमम चाहिए। तो अगर इससे लोग कम आ जाते हैं तो सेक्शन बनता है 3 का ए, तो वो कहता है अगर पर्सन्स ये 7 या 2 से रिड्यूस बिलो हो चुके हैं और बिजनेस आप किए जा रहे हैं फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग व्हाट 6 months, वो मेंबर्स जो कोग्निजांट हैं, जिसका मतलब है अवेयर है, दे शैल बी सेवरली मीन सेपरेटली इंडिविजुअली लायबल फॉर द होल ऑफ द डेट। लेकिन कौन सा, जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आफ्टर पीरियड ऑफ, एंड फॉर दैट दे कैन बी सीव्ड सेपरेटली। इसके बाद सेक्शन 7 में हमने प्रोसीजर पढ़ा था, तो मैंने उसको 2-3 तरीके से इवन किताब के एक चार्ट से भी आपको दिखाया था कि यार नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इट वर्क्स। तो चलिए फिलहाल जो सामने लिखा उसी के हिसाब से चलते हैं। तो हमने कहा कंपनी बनानी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि सब्सक्राइबर और डायरेक्टर्स ने साइन करने होते हैं, ये डिजिटल होते हैं, तो इनको लेना पड़ता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि डायरेक्टर के लिए उन्हें क्या ऑब्टेन करना पड़ता है, डिन। और फिर क्या है, आप डिसाइड कीजिए कौन सी कंपनी बनानी है, फिर आप डिसाइड कीजिए राज्य जहां कंपनी को आपने सिचुएट करना है। एग्जैक्ट एड्रेस हमें नहीं चाहिए, सेक्शन 7 ने कहा, सिंपल क्या चल जाएगा, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि सेक्शन 12 कहता है आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स कर सकते हैं विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो राइट, इसके बाद मेमोरेंडम आर्टिकल के लिए हमने पहले ही बोल दिया था, ई फॉर्म लिंक्ड होते हैं आईएनसी 32 के साथ, 33 एंड 34, ठीक है बेटा, उसी के साथ। देन हमने
ये INC 32 फॉर्म की बात तो कर ही ली थी कि सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली है, और ये मैंने बता ही दिया था कौन कौन सी चीजें स्टडी मैट में नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने काफी कुछ बताया। मेनली ये बताया था 3 मिनिस्ट्रीज आपस में क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट कॉर्पोरेट अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और देन हमारी कुछ डिक्लेरेशन आते हैं, जिसमें एक डिक्लेरेशन आती है कि सारे कंप्लायंसेस कर दिए गए हैं INC का 8 में, जिसके ऊपर साइन कौन करता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट, CS एडवोकेट एंड MSD ऑफ कंपनी, मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर। इसके बाद सेकेंड डिक्लेरेशन आती है INC का 9 में, बाय सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर, अगर आर्टिकल्स में लिखे हैं कि हमने CG की बीड़ी नहीं पी है पिछले 5 साल से, मतलब पिछले 5 साल से हम कंपनीज एक्ट में किसी ऑफेंस से रिलेटेड कन्विक्ट नहीं हुए हैं, हम गिल्टी ऑफ फ्रॉड या मिसफिसांस नहीं है, कंपनी की तरफ कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। आखिरी जो पॉइंट था वहां 5 साल नहीं है, वो सिंपल था, डॉक्यूमेंट्स जो फाइल किए हैं आर ट्रू, करेक्ट, कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ। और साथ में इनकी क्या थी पर्टिकुलर्स, वो नॉर्मल सी बातें, इनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स नेम्स, राइट, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ईमेल, आइडेंटिटी प्रूफ, और अगर डायरेक्टर्स किसी और एंटिटीज में उनका इंटरेस्ट है तो वो भी आप बताओगे, डिन भी बताओगे, राइट। इसके बाद डिक्लेरेशन लगानी थी आपने सेक्टोरल रेगुलेटर, अगर आपके ऊपर लग रहा है वो, उससे परमिशन लेते हुए वो लगा के देनी है। जैसे आप निधि कंपनी बनाना चाहते हो तो किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो सेबी से। फिर मैंने कहा था ये सारे डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखने हैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में टिल द डिसोल्यूशन, और अगर ROC संतुष्ट होगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 11 में दे देगा, और साथ में आपको अलॉट कर देगा SIN, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो कि 21 डिजिट का होगा, जिससे सब कुछ कंपनी के बारे में पता चल जाता है। अब थी 2 बातें, ये थी सेक्शन 447 फ्रॉड की पेनल्टी, तो जहां मैक्सिमम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यहां 2 बातें थी, अगर आपने कागज जो दिए उनमें निकला फिस, जिसका मतलब है फॉल्स, इनएक्यूरेट या सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण, और अभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो उसको पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर इस फीस का पता चलता है बाद में, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी बन गई है, तो पेनल्टी के लिए कोड की मैंने बताए थे 3 लोग, PPF, P से प्रमोटर, P से पर्सन्स मेकिंग डिक्लेरेशन, F से फर्स्ट डायरेक्टर्स नेम्ड इन आर्टिकल्स। और क्योंकि आपने फ्रॉड किया है तो आपके ऊपर एक्शन लेने की पावर किसकी है, ट्राइब्यूनल की है। तो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दी जाएगी, लॉ में लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड है, कोई भी आदमी दे सकता है। और ट्राइब्यूनल कंपनी के ऊपर एक्शन लेने से पहले उसको क्या देगी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी, और कंसिडर करेगी 2 बातें, एक ट्रांजैक्शंस जो कंपनी ने एंटर करी है, नंबर 2 जो कंपनी की ऑब्लिगेशंस या डेट है। ऐसी स्थिति में 5 तरह के देखिए ऑर्डर आ सकते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ, चाहे मेंबर हो, कंपनी हो, क्रेडिटर्स हो, पब्लिक हो। 2 चीजें कहेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करो, मैनेजमेंट को रेगुलेट करेंगे, और हो सकता है मेंबर्स की लायबिलिटी क्या बना दी जाए, अनलिमिटेड, और ऑर्डर दे दिया जाए कि ROC आपका नाम रिमूव कर देगी रजिस्टर से अंडर सेक्शन 248, या वाइंडिंग अप का ऑर्डर, या इसके अलावा कोई अदर ऑर्डर्स। इसके बाद सेक्शन नंबर 9 में आता है इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए कंपनी बन जाएगी बॉडी कॉर्पोरेट, और सब्सक्राइबर बन जाएंगे मेंबर्स। बॉडी कॉर्पोरेट से इंपैक्ट क्या आएगा, ये फीचर्स आ गई, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैन स्यू एंड बी स्यूड, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील होना जरूरी नहीं है, अब ऑप्शनल है, और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड, राइट। और मैंने ये सब कुछ साथ में लिख के दे रखे हैं। LLP में सेम चीजों पे कौन कौन से सेम कंटेंट है, बस उनके सेक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज, राइट। देयर आफ्टर हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल क्या होगा, या बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। यहाँ 2 सब सेक्शन थे। पहला, ऑन रजिस्ट्रेशन ये बाइंड करेगा मेंबर्स एंड कंपनी को एज इफ साइंड बाय देम, जिसका मतलब है जैसे कंपनी और हर मेंबर ने क्या किए हो, साइन, एंड कंटेन्ड कॉवेनेंट्स ऑन इट्स एंड हिज पार्ट टू ऑब्जर्व ऑल प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, कि उसके अंदर जो भी कॉवेनेंट्स कंडीशंस है सभी को माननी पड़ेंगी, क्योंकि एक तरह से हम ये मान के चलते हैं सभी ने क्या किया है, साइन किया है।
और कोई भी मनी पेबल बाय मेंबर है जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखी है, क्या बन जाएगा? डेट ड्यू टुवर्ड्स कंपनी। यहां पे हमने मेन तीन है लेकिन 4 केस स्टडी करी थी। एक, मेंबर बाइंड होगा टुवर्ड्स कंपनी, कंपनी टुवर्ड्स मेंबर बट नॉट बाइंडिंग टुवर्ड्स आउटसाइडर। और चौथा था मेंबर्स टुवर्ड्स ईच अदर, जिसे हम कहते हैं मेंबर्स इंटर से। और केसेस को याद कराने के लिए कोड की दी थी मैंने, बस वो बोला। बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर के इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको एक फिक्स प्राइस पे अपने शेयर देने पड़ेंगे, आप मुकर नहीं सकते। वुड्स वर्सेस ओडिशा वाटर वर्क्स, कंपनी ने डिविडेंड कैश में देना था, आप काइंड में नहीं दे सकते। ब्राउनी वर्सेस लॉ त्रिनिडाद के अगर लिख दिया है आर्टिकल में डायरेक्टर फॉर लाइफ है लेकिन वो इनसाइडर नहीं है, वो आउटसाइडर है, आप उसे कभी भी निकाल सकते हैं। और ये अगला रेफील्ड वर्सेस हैंड्स, जो यूं कह लीजिए मोटरसाइकिल जो आता है कौन से वाला, रॉयल एनफील्ड, उस तरह से रॉयल फील्ड वर्सेस हैंड्स। तो यहां क्या था, डायरेक्टर के साथ मेंबर भी था। आर्टिकल्स में लिखा था कि अगर कोई मेंबर अपने शेयर देना चाहता है तो डायरेक्टर्स को लेने पड़ेंगे एट व्हाट, फेयर वैल्यू। तो यहां डायरेक्टर मना नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्टर के साथ क्या थे, मेंबर्स भी थे। इसके बाद 10 का ए आता है हमारी डिक्लेरेशन। पहली बार 10 का ए लगता है किस कंपनी में, जिसकी क्या हो, शेयर कैपिटल। आप 2 काम नहीं कर सकते, ना ही बिजनेस कमेंट्स कर सकते हैं, ना ही आप बोरिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब तक 2 काम ना करें। एक, सेक्शन 12 के 2 में पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में आपको क्या बनाना होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उससे रिलेटेड आपको फाइलिंग आरओसी के पास वेरिफिकेशन के लिए आईएनसी का 22 में करनी होती है। मेन यहां ये है कि आईएनसी का 20 का ए में डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देंगे 180 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कि जो सब्सक्राइबर्स ने वादा किया था, जो शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन ओवर बाय देम, उन्होंने उसका पैसा दे दिया है। साथ में इसे वेरीफाई किया जाता है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड कॉस्ट या सीएस के द्वारा। और सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल यहां पे भी बात की गई है जैसे सेक्शन 7 में थी। और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो देखिए वही ओआईडी पे पेनल्टी, वही सेक्शन 117 वाली, 1000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख, लेकिन कंपनी के ऊपर फिक्स्ड है 50,000। साथ में आपने अगर डिक्लेरेशन नहीं फाइल की और आरओसी को लगता है आप कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हैं तो वो सेक्शन 248 में आपका नाम रजिस्टर में से क्या कर सकता है, काट सकता है। ओके है यहां तक। इसके बाद हमने पढ़ा मेमोरेंडम के ऊपर, और बेसिकली सेक्शन 4 में 7 सब सेक्शन आते हैं, लेकिन नेम क्लॉज के ऊपर कह लीजिए पहले 5 आ जाते हैं। तो नेम क्लॉज पे आता है 4 का 1 का ए, जो कि कहता है नाम जरूरी है, और लास्ट शब्द आप क्या लगाएंगे, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी है तो लगाना जरूरी नहीं है। आईएफएससी में आपको आईएफएससी वर्ड लगाना पड़ेगा। नाम किस तरह से लेना है उसके ऊपर सब सेक्शन 4 एंड 5 है। आरओसी को आप एप्लीकेशन देंगे और स्वाभाविक है उसके साथ फीस भी आपको देनी पड़ेगी। फीस आप सारे जानते हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आ जाए आपने साथ में क्या लिखना है, द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। और 4 का 5 भी इसी के ऊपर है, रेड विद रूल नंबर 9 एंड 9 का ए है। तो देखिए ये क्या कहता है, अगर आप नई कंपनी बना रहे हैं तो आप वो एमसी की साइट पे जाएंगे, वही आईएनसी 32 के द्वारा इंटीग्रेटेड फॉर्म था, नाम भी इसी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप कंपनी बन चुके हैं और आप प्रपोज कर रहे हैं अपना नाम चेंज करना, तो आपको इस्तेमाल करना है किसका, वही वेब सर्विस रन रिजर्व यूनिक नेम के द्वारा। और यहां पे जो रजिस्ट्रार होगा वो कौन सा होगा, सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। अब आरओसी नाम किस तरह से रिजर्व करेगा, ये थोड़ा सा यहां ध्यान से पढ़िएगा। वो इस तरह से है कि पहली बात लिखा गया है वो रिजर्व कर देगा 20 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, लेकिन इसी की प्रोविजन आगे आती है, चाहे वो नया नाम कंपनी बना रही हो चाहे नाम चेंज करो, दोनों के लिए सेम है। लेकिन टोटल कितने दिन के लिए वो रिजर्व करेगा, 60 दिन। लेकिन रेड विद जैसे मैंने कहा रूल नंबर 9 का ये है, क्योंकि यहां लिखा था 20 दिन और सच अदर पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। तो रूल ने कहा अगले 20 दिन का एक एक्सटेंशन मिल जाएगा अलग से फीस, 20 और 20 हो गया 40, फिर एक और एक्सटेंशन मिल जाएगा 20, फिर फर्दर फीस। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल 60 रहेगा, बट लेवल कितने हो गए, 3 हो गए, 20 20 20 20।
राइट, इस तरह से हो जाएंगे। और अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो जाती, कोई टेंशन की बात नहीं, आप रीसबमिट कर सकते हैं 15 दिन के भीतर। और इसी सब सेक्शन 5 में था, अगर आपने नाम लेने के लिए गलत इंफॉर्मेशन, वही फिस किया आपने, फॉल्स इनएक्यूरेट सप्रेशन कह लीजिए, तो जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उसको फाइन 1 लाख रुपए तक लग सकता है। और अगर इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नहीं इशू हुआ है तो नेचुरल रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी। और अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया तो आरओसी 3 ऑर्डर दे सकता है। एक, वो डायरेक्शन देगा कंपनी को नाम बदलो 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग में ओआर पास करते हुए। दूसरा, वो 248 में आपका नाम काट देगा। तीसरा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। कुछ नामों पे देखिए प्रतिबंध है, रोक है। तो सबसे पहले हम यहां पे सबसेक्शन 4 का 3 देखेंगे, मतलब सबसेक्शन 3 देखेंगे ऑफ सेक्शन 4, रेड विद रूल नंबर 8 का बी है। और ये इसके ओपनिंग वर्ड आते हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस तो करना ही करना है। 3 क्या कहता है, कुछ इस तरह का वर्ड ना इस्तेमाल करें आप जिससे वो एक इंप्रेशन दे रहा है कि आपका पेट्रोनेज कह लीजिए कनेक्शन है कितने लोगों के साथ, 5, सीजी, एसजी, एलए, एंड नंबर 4 कोई सरकारी कॉर्पोरेशन या कोई सरकारी बॉडी अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बहुत उदाहरण हमने पढ़े थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ब्यूरो, जुडिशरी, इस तरह के वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह ये वो। देन था 4 का 2, ये बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छे से पकड़िएगा इसे। ये कहता है, एक तो सेम सिमिलर, जिसे आप आइडेंटिकल रिजेंबलिंग कह सकते हैं, नाम अलाउड नहीं है। दूसरी बात, आपका नाम कुछ ऐसा ना हो विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि कोई और कानून कह रहा है ये मैं ऑफेंस मानूंगा। जैसे हम रूल नंबर 8 के ए में लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ते हैं, उसमें है जैसे आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर हैं, तो जो ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है आप उसका वो वर्ड इस्तेमाल कर नहीं सकते। दूसरा, जो अनडिजायरेबल है इन द ओपिनियन ऑफ व्हाट, सीजी, लेकिन सीजी ने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर दी है, आरओसी को कर दी है। तो ये हम एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ते हैं कौन से अनडिजायरेबल है। हमारी स्टडी मैड में सच थे भी नहीं, फिर भी मैंने काफी कुछ नॉलेज आपको दे दी थी। जैसे अकेला सिटी कंट्री का नाम आप नहीं लिखेंगे, जेनरिक नाम नहीं लिखेंगे, जैसे वाटर लिमिटेड, इट हैज टू बी गुरप्रीत वाटर लिमिटेड, समथिंग लाइक दैट। आप किसी नेशनल हीरो का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह की लंबी चौड़ी लिस्ट। दूसरा, इसी में देखिए रूल नंबर 8 भी था, जहां पे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे किसको हम रिजेंबलिंग मानेंगे या नहीं, जिसमें अगर आपको याद हो कुछ एब्रीवेटेड थे, राइट, टेंसेस के ऊपर थे, फॉन्ट्स के ऊपर थे। तो मैं वो चाहूंगा अगर आप किताब में से पढ़ना चाहें तो उसको जरूर एक बार रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पूरा लिख के भी नहीं दिया था। और उसमें भी कुछ क्लॉजेस ऐसी थी कि जो अलाउड हो सकती हैं अगर वो कंपनी जिससे वो रिजेंबलिंग है वो आपको अलाउ कर दे बोर्ड रेजोल्यूशन से। एंड नंबर, ये भी जो सरकार के साथ भी कनेक्शन है वो भी अलाउड हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या ले लेते हैं, प्रायर अप्रूवल। इसके बाद हमने इसको लिंक किया था सेक्शन नंबर 12 के 3 के साथ। तो 12, वैसे तो 12 रजिस्टर्ड ऑफिस पे आता है, लेकिन 12 का 3 में नेम का भी बहुत जिक्र था। तो हमने कहा था नेम और आरओ आपको लिख के देना है, कहां, आउटसाइड ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, लेजिबल करेक्टर हो, कॉन्स्पिक्यूअस पोजीशन हो, राइट, इस ढंग से। और साथ में आपके जितने भी कागज हैं, जैसे आप लेटर हेड कहें, बिल बुक कहें, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट कहें। साथ में अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो उसमें भी नेम भी, आरओ भी, और ये फोन नंबर वगैरह ये भी सब कागजों पे होते हैं। साथ में एक आदमी का नाम जो आपके बिहाफ पे क्वेरीज को हैंडल करेगा। 4 पॉइंट ये प्योरली नेम पे थे। अगर कॉमन सील है, इनग्रेव करवाएं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे क्या करवाएं, प्रिंट करवाएं। पुराना नाम भी 2 वर्ष तक इस्तेमाल करें। ओपीसी वर्ड आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, चाहे वो एब्रीवेटेड फॉर्म हो या फुल फॉर्म हो। और यहां पे 12 का 8 में पेनल्टी थी, वो सेम वही है सेक्शन 17 वाली, 1000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपया। देर आफ्टर हमने ऑल्ट्रेशन की बात करी, तो ऑल्ट्रेशन में सबसे पहले तो 2 का 3 में उसकी डेफिनेशन पड़ी थी, जिसको इंक्लूड्स को मैंने आसान भाषा में एप्पल वाले फॉर्म के साथ ही मैं कहता होता हूं IOS। आई से हो गया इंसर्शन, जिसे चाहे आप क्या कह लो, एडिशन कह लो। ओ से हो गया ओमिशन, और एस से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। और 15 हमने पहले पढ़ लिया था, हो जाता है बदलाव तो आपको अपडेट करना है।
सेक्शन 13 में मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन है और 13 में ध्यान रखिए 11 सबसेक्शन आते हैं। 3 सबसेक्शन मैंने कहा था हर जगह हर ऑल्ट्रेशन में लग जाएंगे। एक 13 का 1 कहता है एसआर पास करना है, 13 का 6 कहता है आरओसी के पास क्या करनी है, फाइलिंग। लेकिन इंटरेस्टिंग है 13 का 1 हो या 6 हो, उसके ओपनिंग वर्ड क्या है, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, 64। 61 और 64 कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड है और वहां पे एसआर नहीं चाहिए होता, तो ये सेक्शन भी मैंने आपको यहीं पे करवा दिए थे। और 10 था अगर आप ऑल्ट्रेशन मतलब अगर ऑल्ट्रेशन करने के बाद आरओसी के पास फाइलिंग नहीं करेंगे तो इस ऑल्ट्रेशन को ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा, मींस इट इज इनइफेक्टिव या इनऑपरेटिव। अब नाम की ऑल्ट्रेशन की बात आती है तो आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं नाम, तो 3 सबसेक्शन तो ये आ ही जाएंगे। उसके अलावा 13 का 2 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेनी है जो डेलीगेटेड है टू आरओसी आईएनसी 24 में, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ नाम में बदलाव क्या आ रहा है, या तो प्राइवेट वर्ड लग रहा है या हट रहा है, मतलब प्राइवेट से पब्लिक हो रही है, पब्लिक से प्राइवेट हो रही है। और फिर आरओसी आईएनसी 25 में आपको क्या दे देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन इससे आपके प्रायर कॉन्ट्रैक्ट सूट्स डेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही सेम चीज हम कहां पढ़ते होते हैं, सेक्शन 18 में। 18 में यही था ना, कन्वर्जन, एमएंडए चेंज करो, आरओसी के पास फाइल करो, और तीसरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वही 13 का 6 आ गया, नाम बदलने का प्रोसीजर वही पहले ही मैंने करवा दिया, 4 का 4 एंड 4 का 5। एक रूल 29 से रिस्ट्रिक्शन थी नाम बदलने पे, अगर आपने ये डिफॉल्ट किए हुए, 2 फाइलिंग के थे, एक एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दूसरा नॉन पेमेंट किसकी, 2 दीदी थी, दोनों बच्चों वाली थी, बोले तो डिबेंचर, डिपॉजिट्स, बच्चे कौन आ गए, इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप अपना ये डिफॉल्ट करेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद नाम बदलने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 16 में नाम वॉलेंट्री नहीं, आपको कंपलसरी बदलना पड़ेगा क्योंकि यहां रेक्टिफिकेशन थी। हुआ क्या, जैसे हमने 4 का 2 पढ़ा, आपका नाम सेम, सिमिलर, रिजेंबलिंग नहीं हो सकता, लेकिन यहां क्या हो गया, इन द ओपिनियन ऑफ सीजी आपका नाम क्या है, वही आइडेंटिकल, सेम, सिमिलर है। तो भैया 3 महीने में आपको नाम बदलना होगा। जनरल मीटिंग में क्या पास करते हुए, ओआर। अब 3 महीने कहां से स्टार्ट होंगे, दरअसल सीजी आपको क्या देगी, डायरेक्शन देगी, और सीजी की ये पावर डेलीगेटेड है किसको, आरडी को। और आपसे गलती क्या कैसे हुई, 2 कारण है, इनएडवर्टेंटली मतलब अनविलिंगली, या अदरवाइज जानबूझ के भी हो सकता है। इसमें सेकंड सिचुएशन है, अगर कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर था ट्रेडमार्क एक्ट में, उसने वो नाम रजिस्टर करवा रखा था, आपने भी उसी नाम से बना ली, तो उस आदमी ने कंप्लेंट करी है, वो कंप्लेंट कर सकता है कंपनी बनने के 3 साल में। बाकी फिर वही सीजी वाला आंसर कॉपी पेस्ट यही है। आरओसी को भी आप बताएंगे 15 दिन के भीतर। तो आरओसी आपको सीओआई में चेंजेस करके देता, लेकिन मान लीजिए आप बेशरम है, पहली बात रिजेंबलिंग नाम रखा, सीजी के ऑर्डर को भी आप डिफाई कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में सीजी के पास खुद पावर है, वो आपका नाम खुद ब खुद चेंज कर देगा और आरओसी आपको फ्रेश सीओआई नए नाम से देगा। लेकिन सीजी वाला नाम अगर आपको पसंद नहीं आए तो टेंशन ना लें, सब्सिक्वेंटली मींस बाद में। सेक्शन 13 में क्या था, वॉलेंट्री आप नाम चेंज कर सकते हैं, वो 13 वाला प्रोसीजर दोबारा लगाइए और आप अपना नाम बदल। तो एलएलपी में भी सेम जो प्रोविजन है, सारे सब चीजें मैंने यहां लिख के दे रखी हैं आपके लिए। इसके बाद आ गया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहां पे 4 का 1 का बी कहता है, क्योंकि सेक्शन 4 है ही मेमोरेंडम पे कि आपको मेंशन करना है स्टेट, राज्य जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। आप इसे हेड ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस कह सकते हैं, आप इसे डोमिसाइल क्लॉज, लोकेशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, मतलब इस तरह के वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी वर्ड ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके साथ रेडविथ हमने 12 किया, 12 का 1 इनकॉर्पोरेशन के कहता है 30 दिन में अपना ये पक्का एड्रेस आप डिसाइड कर लो। बट ध्यान रखना, अगर आप आईएफएससी कंपनी हो तो आप जानते हो वो तो गिफ्ट सिटी में लगेगी, तो इसलिए वो चेंज भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, आईएफएससी सेंटर में ही होगा। तो पर्पस क्या होता है, पर्पस
जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको सर्व करना है, इंस्पेक्शन करनी है, नोटिस भेजना है, या एचईएम वगैरह करनी है, कागज कहाँ रखने हैं, राइट, रजिस्टर ऑफ मेंबर, एनुअल रिटर्न, ये वो, या ज्यूरिसडिक्शन जानने के लिए किसकी, आरओसी की, आरडी की, ट्राइब्यूनल की, तो इसके लिए आपका एक पक्का एड्रेस होना जरूरी है। 12 का 2 वही आ गया, INC 22 30 दिन के भीतर इनकॉर्पोरेशन के आरओसी को आप देंगे ताकि वो वेरिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। IFSC में टाइम पीरियड 30 के बजाय कितने दिन है, 60 दिन है। ये वेरिफिकेशन स्टडी मैट में नहीं था तो मैं इसका डिस्कस नहीं करूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज क्लास में दे रखी है। अब आ जाती है ऑल्ट्रेशन की बात। तो बेसिकली उसमें 4 सिचुएशन बनती है। तो देखिए, पहली बात आपको पता होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक्सक्लूसिव सेक्शन 12 भी है और ऑल्ट्रेशन पे क्या है, 13 है। इसलिए 12 रेड विद क्या चलेगा, 13 ही चलेगा। तो इसलिए अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं विद इन सेम CTV, सिटी टाउन विलेज में कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसा कोई ऑल्ट्रेशन मानते ही नहीं है। तो ये काम सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से ही हो सकता है। लेकिन 12 का 4 एक कॉमन प्रोविजन है जो कि कहता है कभी भी आरओ जैसे मर्जी चेंज हो, आरओसी को आपको 30 दिन में बताना है। दूसरी सिचुएशन में 2 बातें आएंगी, शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन CTV टू अनदर, लेकिन ध्यान रहे राज्य क्या रह रहा है, सेम। यहां पे 2 चीजें हैं, एक, क्या आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन सेम है या वो भी चेंज हो गई, जैसे मैंने कहा था महाराष्ट्र में 2 है। तो ऐसी स्थिति में कहता है पहली बात, CTV चेंज हो गया तो SR तो पास करना होगा। तो ध्यान रखें, वो तो 13 का 1 भी कहता है, लेकिन यहां सेक्शन 12 का 5 भी यही चीज कहता है। लेकिन अगर आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाती है तो SR के साथ साथ आपको किससे कंफर्मेशन लेना होगा, RD से। INC 23 में विद फीस एप्लीकेशन देते हैं जो 3 लेवल पे काम करता है। RD कंफर्म करेगा 30 दिन के भीतर और फिर कंपनी को वो कंफर्मेशन आरओसी के पास फाइल करनी है अगले 60 में, फिर आरओसी उसे सर्टिफाई कर देगा अगले 30 दिन में। और यहां पे 12 का 7 आता है, सर्टिफिकेट बाय आरओसी। वो एक कॉन्क्लूसिव एविडेंस है जिसका मतलब है हम ये लेके चलेंगे आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है। इसके बाद आता है कि भाई आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू कहां जा रहे हैं, अनदर जा रहे हैं। तो यहां पे 13 का 4 कहता है अप्रूवल फ्रॉम CG डेलीगेटेड टू व्हाट, RD है तो वही फॉर्म है, INC का 23 वही फीस है, लेकिन साथ में एनेक्सर क्या लगा के देनी है, मेमोरेंडम के एक ड्राफ्ट कॉपी, जो भी आप प्रपोज्ड ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, जनरल मीटिंग के मिनट्स बने हैं उसकी कॉपी, और उसमें भी वही वोट्स की पूरी डिटेल, कितने इन फेवर है कितने अगेंस्ट है, क्रेडिटर्स डिबेंचर होल्डर्स के लिस्ट, और साथ में एक और कॉपी एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ आपने ये फाइलिंग किसको कर दी है, आरओसी को, साथ में चीफ सेक्रेटरी उस राज्य के जहां पे कंपनी सिचुएटेड है, और साथ में कंपनी को एडवर्टाइज करना है 30 दिन के भीतर भीतर जब आपने एप्लीकेशन दी है आरडी को, 2 अखबार में, अंग्रेजी प्लस देसी जो वाइड सर्कुलेशन में हो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो यहां काफी हद तक आंसर वो आर्टिकल की ऑल्ट्रेशन वाला भी आप लेके चले, पॉइंट सिमिलर थे रूल 41 वाले। 13 का 5 कहता है फिर 60 दिन के अंदर आरडी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। 3 चीजें हो सकती हैं उसमें, क्योंकि उसको मीट करना है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर। तो आउटसाइडर हो गया क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या अदर कंसर्न पर्सन, या तो आपने उनकी कंसेंट ले ली हो, या आपने उनके लिए क्या बना दी हो, सफिशिएंट प्रोविजन, या आपने उनको क्या प्रोवाइड कर दी है, सिक्योरिटी, कि भाई किसी और राज्य में जा रहे हैं तो उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 13 का 7 यहां आता है क्योंकि 13 का 1, 6, 10 ये तो हम बार बार मैं बता चुका हूं, रिपीट टेलीकास्ट है। 13 का 7 आता है जो सर्टिफाइड कॉपी है आरडी के ऑर्डर की, वो आपने फाइल करनी है दोनों आरओसी को, एक पुराने वाला, एक जहां आप चले गए हो INC का 28 में विद फीस, और फिर जहां आप चले गए हो वो आपको क्या दे देगा, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ध्यान ये रखिएगा IFSC कंपनी है तो शिफ्ट भी कहां होगा, IFSC सेंटर में होगा, और उनको सिर्फ क्या करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन। नंबर 2 ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चन करते समय रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इस तरह से लिखा हो सकता है,
और वो दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और एक 12 का 9 यहां रह गया था। 12 का 9 उस पे आता है जब 12 का 2 में INC 22 आपने ROC को भर के दिया था कि वेरिफिकेशन कर लीजिए, तो यहां 12 का 9 में ROC की पावर आती है। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में वो देखते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 12 के 8 वाली पेनल्टी के साथ साथ वो सेक्शन 248 में आपका नाम रजिस्टर में से क्या कर देंगे, काट देंगे। देन आ गया बेटा ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज 4 का 1 का C, जहां मैंने कहा था 2 लाइनें आपको पक्का याद हो। मेमोरेंडम टू स्टेट ऑब्जेक्ट्स विद विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसे मैंने कहा था मेन आपके ऑब्जेक्ट, एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट, एंड मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, जिसको मैंने कहा था इंसिडेंटल या सेकेंडरी, राइट। वरना उसके अलावा सब कुछ क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। ये सब चीजें पहले ही बता रखी हैं। IFSC से रिलेटेड जरूर याद रखें, वो कंपनी सिर्फ कौन सा काम कर सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि आपका तो नाम ही क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते, ये ध्यान रहे। ऑल्ट्रेशन करनी है तो यहां मैंने 2 सिचुएशंस आपको बना के दी थी। एक था 13 का 8, जहां मैंने कहा था याद रखो PPP, P से आप पब्लिक कंपनी हो, P से पब्लिक से पैसा रेज किया है, P से क्या इश्यू करते हुए, और वो क्या है, पैसा अनयूटिलाइज्ड है। आप ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जब तक आप इन कंडीशंस का कंप्लायंस ना कर दें। पहला SR पास करो, वो पोस्टल बैलेट से होगा। नंबर 2 अखबार, अंग्रेजी देसी वही आगे, नेचुरल जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। साथ में कंपनी की वेबसाइट अगर हो उस पर चढ़ाइए, विद व्हाट रीजंस। एंड तीसरी बात आपने क्या देनी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। किसको, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। कौन देगा, प्रमोटर या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर देंगे, और उनको किस तरह से वो देंगे, एज पर सेबी रेगुलेशंस। जनरल मीटिंग में ऐसा पास करने के लिए आपने नोटिस दिया, तो नोटिस के कंटेंट्स में आप ये लिखेंगे कितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा यूटिलाइज किया, अनयूटिलाइज क्या ऑल्ट्रेशन है और क्या है उसके कारण, और कितना पैसा आप नए ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हो और उसका क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा आपके अर्निंग्स पे, अदर इंफॉर्मेशन, और जगह बता दो जहां पे कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन इस नोटिस की कॉपी लेना चाहे तो ले सके। लायबिलिटी क्लॉज 4 का 1 का D, तो कहता है बस ये बताना है कि मेंबर्स की लायबिलिटी या तो क्या होगी, लिमिटेड, वो आप जानते हो, लिमिटेड बाय शेयर्स या गारंटी, या अनलिमिटेड। और लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसका मतलब क्या होता है, अमाउंट विच मेंबर्स अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जबकि वो क्या है, मेंबर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, या विद इन 1 ईयर आफ्टर सीजिंग टू बी मेंबर, तब भी आप लायबल रहेंगे। लेकिन उसके लिए ध्यान क्या रखना होता है, कितने अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे आप, जो गारंटी दी है उसको कंपेयर करेंगे जो कंपनी की लायबिलिटी उस समय थी जब आप छोड़ के गए। फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स एंड सच लायबिलिटी, ये लिखा देखिए मेन वर्ड, बिफोर ही सीजेस टू बी मेंबर। और क्यों दे रहे हैं आप पैसा, टू मीट द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, चार्जेस, एक्सपेंसेस। इसलिए रेड विद हमने कॉन्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन पढ़ा था 2 का 26, कि ये एक पर्सन है लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसेट्स, कब, वाइंडिंग अप पे। एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारी थी कि अगर आप फुली पेड अप शेयर होल्डर है तब भी कॉन्ट्रीब्यूटरी मान लेंगे, बट शेल नॉट हैव एनी लायबिलिटी व्हाइल रिटेनिंग राइट्स ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रीब्यूटरी। और यहां मैंने रेड विद 285 करवा दिया था, और एग्जैक्टली कहूं तो स्टडी मैट में इस तरह से 285 लिख के भी नहीं दिया है, बट ये पता होना चाहिए। तो यहां मैंने कहा था कॉन्ट्रीब्यूटरी 2 तरह से हो सकता है। एक लिस्ट ए, जिसका मतलब है वो शेयर होल्डर जो मेंबर है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, लेकिन अनपेड वैल्यू है अभी शेयर की, तो उसके लिए वो लायबल है। लेकिन लिस्ट बी में क्या है, जो मेंबर नहीं रहे वाइंडिंग अप से कितने दिन पहले, बैकगेट में जाए 1 साल 12 महीने, तो वो लायबल होंगे। अगर ए लिस्ट वाले अपना क्या ना दे रहे हो, पैसा ना दें, तो बी लिस्ट वाले जो उनको शेयर बेच के गए थे वो लायबल हो जाएंगे। यहां पे ऑल्ट्रेशन में गए तो मैंने कहा वो 3 सब सेक्शन तो कॉमन है, तो यहां कुछ अलग से नया अपने कोर्स में नहीं है। लेकिन सेक्शन 13 में 11 सब सेक्शन थे, और उस 11 में मेन क्या आता है, ओनली मेंबर, 13 का 11 एक अलग से ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, ओनली मेंबर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। तो सिर्फ मेंबर को राइट होता है, और अगर ऑल्ट्रेशन की गई किसमें, मेमोरेंडम में, कौन सी कंपनी के केस में, लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग एनी शेयर कैपिटल।
और आपके मंशा है, आप क्या देना चाहते हैं, एनी पर्सन अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट, और वो बंदा कौन नहीं है, मेंबर नहीं है, तो नॉन मेंबर को आप डिविजिबल प्रॉफिट में राइट दे नहीं सकते, तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। यहां हमने सेक्शन 65 रेड कर लिया था। आप अनलिमिटेड से क्या बना रहे हो, लिमिटेड कंपनी, आपको रिजर्व कैपिटल क्रिएट करनी पड़ेगी बाय पासिंग व्हाट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, और उसके लिए आपको या तो दोनों काम या दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो या तो अगर अनकॉल्ड कैपिटल है तो उसका कोई भी स्पेसिफाइड पोर्शन को आप क्या बना दो, रिजर्व कैपिटल, कि वो पैसे मांगेंगे वाइंडिंग अप पे, इसलिए बीच में क्या लिखा है, एंड और, एक तो करना ही करना है, दोनों भी कर सकते हो। या आप नॉमिनल वैल्यू शेयर की क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, विद द कंडीशन कि वो इंक्रीज अमाउंट आप सिर्फ कब मांगोगे, वाइंडिंग अप पे। कैपिटल क्लॉज 4 का 1 का ही नेचुरल है, उन्हीं कंपनी पे लगेगा जिसकी क्या है, शेयर कैपिटल है। 3 बातें आपने लिखनी है, नॉमिनल कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। इसी को हम सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज भी कह देते हैं। देखिए सेक्शन वही है, बस यूं कह लीजिए, यहाँ पे सब क्लॉज नंबर चेंज हो रहा है कि हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम को कम से कम क्या लेना होगा, 1 शेयर, जो कि लिखा होता है जब उसने मेमोरेंडम वगैरह साइन किया था, ऑपोजिट टू हिज नेम। और ऑल्ट्रेशन पे देखिए कैपिटल क्लॉज में 61 एंड 64। तो 61 का 1 यही कहता है, अगर आप ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स हैं तो आप अपनी मेमोरेंडम की कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कर सकते हैं। और ऑल्ट्रेशन करने की यहां कितनी टाइप्स हैं, 5 है। 61 का 1 का ए से लेके ई तक। ए में आप ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो, बी में आप कंसोलिडेट कर रहे हो शेयर को, किसमें, लार्जर सम में, 10 का शेयर की बजाय कितने का बना दिया, 100 का। और डी में क्या किया, जिसे हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं, सब डिवाइड शेयर इनटू व्हाट, स्मॉलर अमाउंट। और सी में क्या था, फुली पेड अप शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, स्टॉक, और दोबारा चाहो तो स्टॉक से रिकन्वर्ट भी किया जा सकता है। फर्क इतना ही है, स्टॉक यूनिट नहीं है, वो रिप्रेजेंट किसमें होगा, मनी में होगा। ई में हो गया, आप अपनी अनसब्सक्राइब कैपिटल को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। इसी पे 61 का 2 है कि अगर आपने उसे कैंसिल कर दिया है तो हम इसको कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल मानेंगे नहीं, जिसका मतलब है दोबारा इश्यू की जा सकती है। और सेक्शन 64 फाइलिंग की बात करता है 30 दिन में, क्योंकि ये चैप्टर सेक्शन जो आगे चैप्टर 4 के ऊपर आगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, इसलिए फॉर्म का नाम क्या हो गया, SH का 7। पता ये होना चाहिए सेक्शन 64 में 3 ग्राउंड पे आरओसी के पास फाइलिंग होती है। एक तो यही जो हम पढ़ के आए 61 के ऑल्ट्रेशन, दूसरा सेक्शन 62 में सब सेक्शन 4 एंड 6 में अगर कन्वर्जन ऑफ लोन हुआ है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा है सेक्शन 55 में प्रेफरेंस शेयर की क्या हुई है, रिडम्पशन। और इस सेक्शन के डिफॉल्ट पे पेनल्टी है 500 रुपए पर डे, और मैक्सिमम कंपनी पे 5 लाख और OID पे बनेगा 1 लाख। 4 का 1 का F समझ गए, सक्सेशन क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, ये तो सिर्फ किस केस में लगता है, नॉमिनी में, OPC में, कि अगर डेथ हो जाए मेंबर की तो नॉमिनी क्या हो जाए, मेंबर बन जाए। एक साथ में हमने रेड विथ सेक्शन 60 भी कर लिया था, क्योंकि सेक्शन 12 में भी हमने पब्लिकेशन की बात की थी कि अगर किसी कागज वगैरह पे आपने ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर दी है तो इक्वली प्रोमिनेंट पोजीशन कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर के साथ आपको साथ में क्या मेंशन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, वरना पेनल्टी लग जाएगी। ईच डिफॉल्ट पे कंपनी 10,000 एंड नेचुरल है एवरी OID, अंडरस्टूड होता है OID के साथ वर्ड कौन सा, वो एवरी 5,000 रुपए। इसके बाद इस चैप्टर में अगर हम चलते हैं तो हमारे सेक्शन जो आते हैं 3 बचते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, 20 से लेके 22। तो जहां पे सेक्शन 20 हमने पढ़ा था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जहां पे अगर मेंबर डॉक्यूमेंट दे रहा है किसको, कंपनी या ऑफिसर को, 5 तरीके हैं, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कुरियर, कोई भी पर्सन या एजेंसी, लेकिन क्या होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, या अगले को कहते हैं पर्सनल सर्विस, जिसका मतलब है आप छोड़ आए हो कहां, लिविंग एट RO, या इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब रूल 35 में है, जिसका मतलब है जिसका रिकॉर्ड हो, रिटेंशन, रिट्रीवल, रिकवरी का, सिंपल भाषा में ईमेल एटसेट्रा कह लो। लेकिन अगर कंपनी किसको भेज रही है, मेंबर्स एंड ROC को, तो यहां ध्यान रखें, ये वर्ड ना भूलिए ऊपर, सेव एज प्रोवाइडेड इन एक्ट और रूल्स,
मतलब एक्ट में कुछ अलग लिखा है तो किसकी चलेगी? एक्ट की चलेगी। पहली बात पता होना चाहिए, सेक्शन 6 में हमेशा चलती ही किसकी है? एक्ट की चलती है। तो यहां सेक्शन 20 है, उसने ये तरीके कितने दे दिए? यहाँ पे 7 दे दिए, तो ये 7 तरीके चलेंगे। लेकिन अगर सेव एज का मतलब क्या होगा? सेविंग क्लॉज, किसी सेक्शन में कुछ और लिखा है तो फिर उसकी चलेगी, एक्सेप्शन लग गई वो। तो देखिए 5 तरीके ये सेम है, डिफरेंट क्या आ गया? पोस्ट वर्ड लिखा है, जिसका मतलब क्या बना? ऑर्डिनरी पोस्ट, या एक मेंबर ने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करी है और उसने क्या जमा करवाए हैं? एक्सपेंसेस जमा करवाए हैं। यहां पे एक टेक्निकल और आपको याद रखना था, अगर आप निधि कंपनी है तो नोटिस उन्हीं मेंबर को दिया जाता है जिनके पास 1000 से ज्यादा रुपए के फेस वैल्यू के शेयर हो, या कंपेयर्ड विद 1% ऑफ पेड अप कैपिटल विच एवर इज व्हाट लेस, इतने हो तो भी देंगे, वरना क्या छाप देंगे? अखबार में, साथ में कहां चढ़ा देंगे? कंपनी के नोटिस बोर्ड। एक रूल 35 में इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखें, वो ये है, अगर कंपनी ने नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग भेजा है तो अब मान लेंगे आपको डिलीवर हो जाएगा कितने घंटे में? 48 घंटे में। कोई और चीज है तो जो उसमें नॉर्मल टाइम लगता है। सेक्शन 20 के बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं किसके साथ? रेड विथ सेक्शन नंबर 6 के साथ, ये पक्का ध्यान रखें। सेक्शन नंबर 21 आ गया, कोई भी कंपनी के कागज हैं, डीपीसी, डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग कॉन्ट्रैक्ट, उनको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? यहां पे भी ओपनिंग वर्ड वही है, जब तक किसी और सेक्शन में कुछ अलग से ना लिखा हो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो वही डोई नाम की कोड की है मेरी, डी से डायरेक्टर, ओ से ऑफिसर एंड ई से एम्प्लॉई, और साथ में ऑथराइज बाय बोर्ड। सर डायरेक्टर तो यहां लिखा नहीं यार, ऑफिसर का फॉर्मूला बताया था ना, इज व्हाट? केएमपी प्लस डायरेक्टर, तो इसलिए वो डोई इजी हो जाता है, बाकी केएमपी टेक्निकली यहां लिखा है। सेक्शन नंबर 22 में जाते हैं तो आता है हमारा 2 बातें। अगर कंपनी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट, हुंडी वगैरह मेड, एक्सेप्टेड, ड्रॉन, इंडोर्स करना चाहती है तो कंपनी के बिहाफ पे कोई और आदमी कर सकता है जिसको अथॉरिटी दी गई है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। और दूसरे हिस्से में क्या है, कंपनी क्या अपॉइंट करना चाहती है? एक अटॉर्नी। तो अगर कंपनी की कॉमन सील है तो आप किसी भी आदमी को किसी खास कार्य के लिए, स्पेसिफिक या जनरल मैटर्स के लिए अटॉर्नी एजेंट बना सकते हो, ताकि वो आपके बिहाफ पे डीड साइन कर सके इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, और जो भी वो डीड साइन करेगा शेल बाइंड द कंपनी। कॉमन सील अगर कंपनी की नहीं है तो हमें देखना है सीएस है या नहीं है। तो ये आदमी अपॉइंट कैसे होगा? साइन करेगा सीएस, साथ में एक डायरेक्टर, और सीएस नहीं है तो साइन कौन करेंगे? 2 डायरेक्टर करेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में इस चैप्टर में हमने यहां पे 3 डॉक्ट्रिन किए थे, वो भी जरा देख लीजिए। एक था अल्ट्रावायर्स और उसका इनंसिएशन केस था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन ओर कंपनी वर्सेस रिचेवाला, कि जहां पे प्रॉब्लम क्या आई थी, एक तो काम लिखा था हम बनाएंगे रेलवे प्लांट वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियर का काम, तीसरा क्लेश कौन सा था? जनरल कॉन्ट्रैक्टर, जो कि ठेकेदारी का काम होता है। यहां कंपनी ने किसी को फाइनेंस देने की बात करी तो आप ये काम कर नहीं सकते, और इसलिए परिणाम क्या होंगे? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे, मेंबर्स कंपनी के खिलाफ रोक लगा देंगे, इंजंक्शन, और यहां पे पर्सनल लायबिलिटी किसकी होगी? अफसरों की, डायरेक्टर्स एंड केएमपी वगैरह की, राइट। और अगर ये मेमोरेंडम के आप अगेंस्ट जा रहे हो, ये हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई आर्टिकल वाली चीजें की जा सकती हैं, मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं की जा सकती। और ये चीज हमने हेल्ड की थी इस केस में, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। देन हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसका इनंसिएशन केस था अर्नस्ट वर्सेस निकोलस। मेन केस हमने पढ़ लिया था केवी स्वामी वर्सेस चिंता राममूर्ति, जहां पे इस केस में क्या हुआ था, साफ लिखा था कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के 3 अफसर साइन करेंगे। किसने साइन किए थे? 2। मोर्टगेज डीड थी तो नेचुरल है वो मोर्टगेज क्या हो जाएगी? इनवैलिड, क्रेडिटर बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। तो बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 399 कहता है कंपनी के ये मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी बाहर वाला डील कर रहा है कंपनी के साथ, उन्हें पहले पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो हम प्रिज्यूम क्या करेंगे? उसने पढ़ लिया। सो दिस डॉक्ट्रिन सर्व्स एज प्रोटेक्शन टू कंपनी अगेंस्ट व्हाट? जहां तक मेंबर का सवाल है वो तो भूलिए मत, उसको तो सेक्शन 17 में ही क्या है? राइट है। तो हर कोई इस तरह से चलेगा।
अब आता है आखिर में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इनंसिएशन केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कमन, जहां लिखा था कि भैया डायरेक्टर्स बोरिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन थी क्या पास कर लिया हो, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन। नहीं पास किया तो नेचुरल है यहां पे कंपनी लायबल होगी। वजह क्या है, रेजोल्यूशन पास करना या नहीं करना, these are the internal matters of the company and no outsider can peep into the internal affairs, so that's why we presumed everything is what regular and normal। इसलिए ये डॉक्ट्रिन सर्व क्या करता है, एज ए प्रोटेक्शन टू आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, या इसे यूं भी कह सकते हैं आप प्रोटेक्शन टू, या लेकिन यहां पे एक रिवर्स सिचुएशन क्या निकल के आती है, एक्सेप्शन, कि बाहर वाले को क्या नहीं मिलेगी, या यूं कह लीजिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर आपको इरेगुलरिटी का पहले से ही पता है, या आपको सस्पिशन है, या आपको दिख रहा है ये ऑफिसर की अथॉरिटी हो ही, सारे मैंने केसेस यहां मेंशन किए थे, वो एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि आईसीए के स्टडी मैट में उन्होंने केस का नाम ऐसे मेंशन नहीं किया है। और हमेशा ध्यान रखें, फोर्जरी इज व्हाट ऑलवेज अ नलिटी। ठीक है, थोड़ा मैंने ये फास्ट करवा दिया। इससे एक आधी चीज मैं और आपसे जिक्र कर दूं। देखिए सेक्शन 12 जो हमने किया रजिस्टर्ड ऑफिस पे था, और उसमें आपने देखा कि भैया 9 सबसेक्शन थे, और 13 में आपने देखा 11, क्योंकि वो हमने ऑल्ट्रेशन या कह लीजिए क्लॉजेस कितनी पढ़ी है, 5 अलग अलग जगह पे वो मैंने डाले। तो सेक्शन 12 और 13 बच्चा चाहता है यार मेरे को पूरा 12 एकदम से याद हो जाए और 13 क्या हो जाए, याद हो जाए, तो उसका भी देखिए यहाँ पे मैंने आपको चार्ट बना के दे रखा है, एक एक चीज का यूं, राइट। देन यहां पे भी एक चार्ट आप देखते हैं, तो इस चैप्टर में हमने देखा बहुत जगह सीजी ने अपनी पावर क्या कर रखी है, डेलीगेट, तो उसका भी चार्ट बना के दे दिया। देन इतने सारे फॉर्म्स आए थे, उसका भी क्या बना के दे दिया, चार्ट तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अंत में देसी भाषा में कहीं चाटना तो आपको ही है, या तो आपको ही करना है। और इसके अलावा पूरे चैप्टर के टाइम पीरियड चार्ट, कौन से सेक्शन में किस चीज का कितना टाइम पीरियड आ रहा है, वो अलग से चार्ट आप ले सकते हैं, राइट। So on this note, the revision from my side comes to an end. Thank you.